Hello guys, today I'm gonna teach you some basic concept of chromosome. So उससे पहले मैं एक क्रोमोसोम बना लेती हूँ यहाँ पे। ये है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हम क्रोमोसोम में किस पार्ट को क्या बोलते हैं। देखो, जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को अगर आपने बुक्स में पढ़ा हो तो सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या मतलब, जो आपके क्रोमोसोम को बेसिकली क्या करता है, वहाँ से कंस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है, उसको होल्ड करके रखता है या उसको वहाँ से प्रेस करके रखता है। तो ये है आपका क्या, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इसके अलावा सेंट्रोमियर का पार्ट जो रोल है आपको सेल डिवीज़न के दौरान पढ़ने के लिए मिलता है, जिस वक्त पे क्रोमोसोम्स आपस में स्प्लिट होते हैं और आपके जो सेल्स हैं जब उसके अंदर डिवीज़न चल रही होती है तो दोनों एंड्स पे जब आपके क्रोमोसोम्स मूव करते हैं और एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं तो उसमें सेंट्रोमियर का रोल तब आता है आपका। इसके अलावा जो आपका ये एंड पोर्शन होता है क्रोमोसोम का, इसको आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं टीलोमियर। इसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। तो टीलोमियर हमारे क्या हो गए, एंड को बोलते हैं, और सेंट्रोमियर हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, सेंट्रोमियर के बेसिस पे भी हम क्रोमोसोम को फिर अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सेंट्रोमियर के बेसिस पे अगर मुझे क्रोमोसोम को डिवाइड करना रहे तो 4 कैटेगरीज में ये फॉलो करता है। पहला होता है आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर क्रोमोसोम मिलते हैं या तो वो मेटासेंट्रिक होते हैं या फिर वो उसके बाद अब आपका आता है सब मेटासेंट्रिक। देन उसके बाद आपका आता है एक्रोसेंट्रिक। उसके बाद आता है आपका टीलोसेंट्रिक। देखो, सब मेटासेंट्रिक कैसे क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक में क्या है, जो आपकी दोनों आर्म है ना क्रोमोसोम की वो बिल्कुल बराबर रहेंगी। देखो, दोनों, इस आर्म को मैं पी बोल रही हूँ, इस आर्म को मैं क्यू बोल रही हूँ, और दोनों इक्वल है, पी और क्यू दोनों इक्वल है। सब मेटासेंट्रिक में क्या आएगा आपका, एक आर्म आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी और दूसरी आर्म आपकी थोड़ी सी छोटी होगी। तो जो छोटी आर्म है वो आपकी पी है, जो लंबी आर्म है वो आपकी क्यू है। उसके बाद बारी आती है एक्रोसेंट्रिक की। एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी और दूसरे वाली थोड़ी छोटी होगी। तो छोटी वाली आर्म हमारी पी आर्म कहलाती है, बड़े वाली हमारी क्यू आर्म कहलाती है। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर बिल्कुल आपका एक एंड पे प्रेजेंट रहता है कि आपको जो दूसरे वाली आर्म है ना वो दिखती ही नहीं है, तो इसमें आपको सिर्फ क्यू आर्म दिखती है बेसिकली। तो ये 4 तरीके के आपके सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम बनते हैं, जिसमें से आपका मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक सबसे ज़्यादा मिलते हैं। हमारे अंदर एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। जो हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको ये दोनों मिलते हैं, जिसमें मेटासेंट्रिक में आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल बराबर हिस्सों में दोनों आर्म्स को एक तरीके से आपका कैटेगराइज करता है, जिसमें पी और क्यू आर्म दोनों बराबर होती हैं। हम पी आर्म यूज़ करते हैं एक शॉर्ट आर्म के लिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पी जो होती है जनरली वो शॉर्ट आर्म को बोलते हैं हम, और क्यू जो होता है जनरली वो लॉन्ग आर्म को बोलते हैं। हालांकि देखा जाए तो इस वाले पोर्शन में मुझे पी और क्यू लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पी कोई भी शॉर्ट आर्म नहीं बन रही, कोई बिल्कुल लॉन्ग आर्म नहीं, दोनों बराबर है। यहाँ पे आपकी जो 2 तरीके की आर्म बन रही है, एक आपकी छोटी आर्म बन रही है और एक आपकी लॉन्ग आर्म बन रही है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बड़ी दिख रही है क्यू आर्म, यहाँ पे एक आपको पी आर्म दिख रहा है तो थोड़ी सी छोटी है। इधर आपको बिल्कुल डिफरेंस दिख रहा है, जैसे क्यू आर्म बहुत बड़ी है, पी आर्म काफ़ी छोटी है। और यहाँ पे तो आपको पी आर्म दिख ही नहीं रही, क्योंकि सेंट्रोमियर बिल्कुल आपका
एंड पे चला जाता है, यानी कि टीलोमियर पे। जितना ज़्यादा टीलोमियर की तरफ जाता जाएगा ना आपका, जैसे अगर यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है तो मेटासेंट्रिक, हल्का सा अगर मैंने इधर बना दिया तो वो हो गया सब मेटासेंट्रिक, मैंने थोड़ा सा और इधर यहाँ पे बना दिया तो ये आर्म छोटी हो जाएगी, ये आर्म बड़ी हो जाएगी, तो वो एक्रोसेंट्रिक। अगर यहीं पे मैंने इधर प्रेजेंट कर दिया ना इसको, तो आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे आ गया, तो ये पूरी एक आर्म काउंट होगी, दूसरी यहाँ पे आपको छोटी आर्म दिखेगी ही नहीं बेसिकली। तो ये 4 तरीके से आप जो है सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को कैटेगराइज कर सकते हो। अब आपको टीलोमियर का पता लग गया, सेंट्रोमियर का पता लग गया, ठीक है। इसके अलावा आपके क्रोमोसोम में और क्या चीजें होती हैं? क्रोमोसोम में जैसे आपने डीएनए का नाम सुना है, और डीएनए से ही जो है आपका जो डीएनए होता है हमारा, बेसिकली आपको पता है हमारे अंदर एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर का डीएनए होता है। ये डीएनए जब फोल्ड होता है ना, तो फोल्ड होने के बाद ये आपका क्रोमेटिन कहलाता है। इसी को आप क्रोमेटिन फाइबर भी बोल देते हो। और इसी क्रोमेटिन फाइबर के और ज्यादा फोल्ड होने से आपका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। मैं अभी आपको यहाँ पे क्रोमोसोम बता रही हूँ। तो डीएनए ही फोल्ड होके क्रोमेटिन बनाता है, जिसको कि हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। वही आगे फोल्ड होके क्रोमोसोम जैसे एक स्ट्रक्चर हमें बना के देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे हो, तो क्रोमेटिन जो होता है बेसिकली, या फिर डीएनए, ये 2 तरीके का होता है। आपके क्रोमोसोम के अंदर जो है क्या असेंबल है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम में पूरा का पूरा डीएनए ही असेंबल है, जिसने खुद को फोल्ड कर रखा है कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे सारा एक जैसा डीएनए नहीं होता है, ठीक है, एक जैसा डीएनए नहीं होता। तो हम इसको कैटेगराइज करना चाहें तो सबसे पहले हम एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। देखो, सेंट्रल डोग्मा का क्या मतलब है? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जब आपका डीएनए से डीएनए बनता है अपनी कॉपी करके, आपने ये प्रोसेस सुना होगा, और एक बनता है आपका डीएनए से आरएनए, फिर उसके बाद आरएनए से आपका क्या बनता होता है? प्रोटीन। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं। डीएनए से डीएनए का कॉपी करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो रेप्लिकेशन है आपकी, उसमें आपका डीएनए से डीएनए बनता है कॉपी होकर के, फिर आपका डीएनए से आरएनए जब बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से जब प्रोटीन बदलता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब अगर मैं कहूँ कि आपका 100% डीएनए है मेरे पास, तो 100 के 100% जो डीएनए ना हमारा वो रेप्लिकेट होता है, क्योंकि ये पूरा ही मतलब जो है आपका कॉपी होता है। लेकिन 100% से 100 का 100% जो डीएनए वो आरएनए में कभी नहीं बदलता। वो इसीलिए क्योंकि आपका जो डीएनए है ना, आपका सारा डीएनए जो है वो प्रोटीन नहीं बना सकता, ना ही बनाता है। लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास जो डीएनए है ना, सिर्फ वही लास्ट तक आपका प्रोटीन बनाता होता है, और अराउंड 98% जो डीएनए है ना वो प्रोटीन नहीं बनाता। ये प्रोटीन नहीं बनाता और ये बनाता है। तो इस केस में आप ये तो समझ पा रहे हो कि 2% डीएनए अगर आपका प्रोटीन बना रहा है तो उतने को ही तो हमारा जो सेल है ना वो ट्रांसक्रिप्ट करेगा। सारा डीएनए से डीएनए कॉपी होना ज़रूरी है, क्योंकि वही आगे जा कर के फिर आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है। लेकिन डीएनए से आरएनए जो है वो सारा का सारा नहीं बनता, क्योंकि उसके लिए जो फैक्टर चाहिए होते हैं, जो मशीनरी, जो एनर्जी यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और हमें पता भी है कि उतने आरएनए को सारे को बना करके फ़ायदा भी क्या है, जब प्रोटीन तो आपका बनाना नहीं है उस सारे डीएनए ने। तो आपका जो आरएनए से प्रोटीन बनता है ना, उतना ही फिर आपका आरएनए भी बनना चाहिए। तो डीएनए से आरएनए उतना ही बनता है जितना आपका आगे आरएनए से प्रोटीन बनना है। इस केस में आपका
रेप्लिकेशन तो फिर पूरी होती है सारे डीएनए की, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ उतने ही डीएनए की होती है, यानी कि डीएनए से आरएनए उतना ही बनता है जो आगे जाकर के प्रोटीन बना सकता हो। ठीक है, और इस केस में फिर अगर आप देखो तो कुछ आपका डीएनए का पोर्शन ऐसा है जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, कुछ डीएनए का पोर्शन ऐसा है जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। ठीक है, तो अब जो ट्रांसक्रिप्शन करता है ऐसे वाले डीएनए को आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए। तो मेरा ये वाला जो डीएनए है वो कैसा है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, क्योंकि आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ये वाला डीएनए मेरा कैसा है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, क्योंकि इसने आगे जाके ना ट्रांसक्रिप्शन करनी है ना आगे जाके इसने प्रोटीन बनाने हैं। इसको ना प्रोटीन ही नहीं बनाने, तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन करके भी क्या फायदा इसका। रेप्लिकेशन पर सारे की होती है, रेप्लिकेशन टोटल की होती है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव दो तरीके के डीएनए देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको एक बात सेंट्रल डोग्मा किसको बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा ये जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना, इसी को बोलते हैं। डीएनए से डीएनए का कॉपी होना विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए से फिर आरएनए का बनना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, अच्छा इसी में एक चीज और आपको मैं बता देती हूँ, कभी कभी आपने सुना होगा कि आपका आरएनए से भी वापस से डीएनए बन सकता है, जो कि वायरसेस के केस में होता है। वायरस सुना होगा ना आपने, जैसे कि एचआईवी वायरस है। एचआईवी वायरस क्या करता है, एचआईवी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। अब एचआईवी वायरस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। ह्यूमन जो है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। तब भी एचआईवी वायरस हमें कैसे इन्फेक्ट कर पाता है, क्योंकि ये अपने आरएनए को हमारे डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेता है। लेकिन कैसे, क्योंकि ये पहले अपने आरएनए से बनाता है डीएनए। अब जब आरएनए से डीएनए बनाएगा तो उसको क्या बोलोगे आप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उस प्रोसेस को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जनरली वायरसेस में होता है ये, वायरसेस जो होते हैं वो ऐसा करते हैं, सभी वायरस नहीं, ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। फॉर एग्जांपल एचआईवी वायरस, तो एचआईवी वायरस क्या करेगा, अपने आरएनए से वो पहले तो डीएनए बनाएगा और फिर उस डीएनए को हमारे ह्यूमंस के डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर देता है और तब हमें इन्फेक्ट कर पाता है वो। ठीक है, ऐसे कई सारे वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो इसी तरीके से हमें इन्फेक्ट भी करते होते हैं। तो वो जो प्रोसेस करते हैं ना उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हालांकि हमारे अंदर होती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है कि ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ये मैंने क्यों बताया है। देखो, आपका जब डीएनए फोल्ड होता है तो वो क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर कहलाता है, वही फोल्ड होके आके क्रोमोसोम में बनाता है। तो ये जो क्रोमेटिन है ना आपका, क्रोमेटिन फिर आपका दो तरीके का होता है, चाहे आप इसको क्रोमेटिन बोल लो चाहे आप इसको डीएनए बोल लो, है तो ये डीएनए ही लेकिन फोल्ड हो रखा है। तो ये जो आपका क्रोमेटिन है ये दो तरीके का होता है, एक कैटेगरी में कहलाता है ये हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है, और एक हो गया आपका यूक्रोमेटिन। तो हेटेरोक्रोमेटिन आपका वैसे वाला डीएनए है जो कि खुद की ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं करता, तो ये कैसा है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है ये। और यूक्रोमेटिन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है, यानी कि हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए का वो हिस्सा है जो आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, ना ही आगे जाके ट्रांसलेशन करेगा। यूक्रोमेटिन आपके डीएनए का वो हिस्सा है जो आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा और फिर आगे जाके ट्रांसलेशन भी करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यों, अब ये जो 2% वाला आपका है, ये जो 2% वाला डीएनए है जो आगे प्रोटीन में बदलता है वो इस कैटेगरी में आता है आपके यूक्रोमेटिन में। जो ये 98% वाला डीएनए है ना जो प्रोटीन नहीं बनाता, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ये आपका हेटेरोक्रोमेटिन होता है। ठीक है, तो उसके अलावा बारी आती है अब कुछ कंसेप्ट अगर आपको यहाँ पे अगर मेरे को लेबल करना हो इसको, तो क्या होता है, जो मेरा ये जो पोर्शन होता है ना, एक तो टीलोमियर, टीलोमियर के पास जो पोर्शन होता है वो वाला, और जो सेंट्रोमियर होता है उसके पास जो पड़ा रहता है वो वाला।
और एक मैं यहाँ पे बना देती हूँ। देखो मैंने थोड़ा सा लूज लूज करके बनाया है इसको। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पोर्शन है ना आपका, ये है आपका हेट्रोक्रोमेटिन का। ये भी आपका हेट्रोक्रोमेटिन है। ये जो पोर्शन है आपका जो लूज है थोड़ा सा, उसको बोलते हो आप यूक्रोमेटिन। दिस इज यूक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन आप देख पा रहे हो, अगर हेट्रोक्रोमेटिन बहुत टाइटली पैक्ड है और यहाँ पे भी हेट्रोक्रोमेटिन बहुत टाइटली पैक्ड है, और यूक्रोमेटिन कैसा है, थोड़ा सा लूजन अप। अगर मैं इसको स्टेन देना चाहूँ तो आप खुद सोचो कौन से वाला ज़्यादा डार्क कलर को होएगा। जो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है वो ज़्यादा कलर लेगा, ज़्यादा स्टेन लेगा, तो वो हेट्रोक्रोमेटिन है, यानी कि वो डार्कली स्टेन है। जो आपका यूक्रोमेटिन है वो थोड़ा सा खुला खुला सा है, खुला पड़ा हुआ है, तो वो आपका कम स्टेन लेता है, तो वो लाइटली स्टेन्ड कहलाता है आपका। तो यूक्रोमेटिन आपका लाइटली स्टेन्ड है, ठीक है। और इसके अलावा हेट्रोक्रोमेटिन आपका कैसा होता है, डार्कली स्टेन्ड। फिर ये आपका टाइटली पैक्ड है और ये आपका लूजली पैक्ड है। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर के पास और टीलोमियर के पास आपको हेट्रोक्रोमेटिन मिलता है, और जो इसके बीच में थोड़ा बहुत पोर्शन होता है वो यूक्रोमेटिन का होता है। और यूक्रोमेटिन वाला ही जो डीएनए है ना, उसी से बनता है आपका आगे आरएनए, और उसी से बनते हैं प्रोटीन, ठीक है, जो कि सिर्फ थोड़ा बहुत। अब देखो मैंने इतने पूरे क्रोमोसोम में इसको बहुत कम पोर्शन में दिखाया, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि अराउंड 2% डीएनए ही आपका प्रोटीन बनाता है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ही होगा आपका। और लगभग 98% से ज़्यादा डीएनए जो होता है ना आपका, वो ट्रांसक्रिप्शन करता ही नहीं है, ना ही ट्रांसलेशन करता है, तो वो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, तो वो ज़्यादा पोर्शन में होता है। बट अब उसका क्या फंक्शन है, ऐसा क्यों होता है, वो उसके लिए कुछ अलग फैक्टर्स हैं, उसके कुछ अलग रीजंस हैं, वो हम फिर कभी जानेंगे। तो अभी के लिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट अगर समझ में आया है, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ जीन का। जीन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आगे भी आएगा, और यहाँ पे भी आप ट्रांसक्रिप्शन देख ही रहे हो, तो आपको थोड़ा सा जीन के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। देखो जीन क्या है, जीन होते हैं आपके डीएनए के सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है ना, उसी को बोलते हैं हम जीन। छोटा छोटा जो पोर्शन रहेगा ना डीएनए का, उसी को जीन बोलते हैं। अब जीन भी फिर, अब जैसे मैं यहाँ पे ना डीएनए बना रही हूँ, ऐसे आपने डीएनए देखा होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक एक जीन बना दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक जीन बना दिया, एक जीन मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दिया, इस तरीके से मैं 4 जीन बना रही हूँ। जीन 1, दिस इज जीन 2, दिस इज जीन 3, जीन 4। अब मैं कह रही हूँ कि जो मेरा जीन 1 है ना, वो क्या करता है, जीन 1 से एक प्रोटीन बनता है मेरा कैरेटीन, यानी कि जीन 1 मेरा कैरेटीन बना रहा है, जीन 2 मेरा कुछ भी नहीं बना रहा है। जीन 3, फिर आप कह सकते हो कि जीन 3 मेरा इंसुलिन बना रहा है, जीन 4 मेरा कुछ भी नहीं बना रहा है। हो सकता है इससे आगे भी प्रेजेंट हो, ठीक है, आगे आपका और भी बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका डीएनए जो होता है बहुत बड़ा डीएनए होता है, और उसके छोटे छोटे हिस्सों से ही आपका जीन्स बनते हैं। तो यहाँ पे जीन्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ये आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जानने को मिलेगा कि हमारे डीएनए में लगभग कितने जीन्स होते हैं। तो अभी के लिए हम बात करते हैं कि ये अलग अलग तरीके के जो मैंने जीन्स बनाए हैं, जैसे अब ये जो जीन 1 है, ये कुछ ना कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, ये एक प्रोटीन को बना रहा है। तो इसने अगर प्रोटीन बनाया है, तो इसका मतलब इसने ट्रांसलेशन की है, ट्रांसलेशन की है तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी हुई है इसकी। तो यहाँ पे क्या हुई है, ट्रांसक्रिप्शन हुई है और ट्रांसलेशन भी हुई है। यहाँ पे जो जीन 2 और जीन 4 है, इन्होंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ना इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन की है, ना ही इन्होंने ट्रांसलेशन की है। जीन 3 ने भी ट्रांसक्रिप्शन भी की है और ट्रांसलेशन भी की है, ट्रांसक्रिप्शन भी की है इसने, ट्रांसलेशन भी की है। तो ये आप अलग अलग तरीके के जो जीन देख पा रहे हो। तो जीन 1 और जीन 4 क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो गए आपके। जीन 1 एंड जीन 4 आपके कैसे हैं,
ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जब आपके जीन या डीएनए होता है तो वो किसका हिस्सा होता है? यूक्रोमेटिन का। तो ये किस चीज का, कौन से डीएनए का पोर्शन बनेगा? हमारे यूक्रोमेटिन का। ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे बात करनी हो जीन 2, सॉरी यहां पे मुझे जीन 3 लिखना चाहिए था, जीन 1 एंड जीन 3 ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव है। जो आपका जीन 2 एंड जीन 4 है वो कुछ नहीं बना रहे हैं आपके, तो ये है आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव आपका कौन से वाला डीएनए होता है? जो कि हेटेरोक्रोमेटिन का हिस्सा होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना, डीएनए ही आपका फिर फोल्ड होके क्या बनाता है? डीएनए ही आपका फोल्ड होने के बाद क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर, उसी क्रोमेटिन के दो तरीके के क्रोमेटिन मिलते हैं आपको। वन इज यूक्रोमेटिन, वन इज यूक्रोमेटिन, वन इज हेटेरोक्रोमेटिन। कौन सा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, कौन सा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है? यहाँ तो मैं पूरे डीएनए की बात कर रही हूँ ना, लेकिन इसी डीएनए के जब मैं छोटे छोटे हिस्सों को देखूंगी तो वो जीन कहलाएंगे। मेरे छोटे छोटे हिस्सों को देखूंगी तो जीन कहलाएंगे। अब उस जीन में भी कौन क्या बना रहा है, कौन क्या नहीं बना रहा, तो हम उसके हिसाब से भी उसको ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव या ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बोल देंगे। तो ये यूक्रोमेटिन का हिस्सा है और ये हेटेरोक्रोमेटिन का हिस्सा है। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गई हो। अब ये जीन जो होते हैं, आपने सुना है कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहते हैं, तो क्रोमोसोम पे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये अब मेरे को बनाना रहे, देखो ये मैं क्रोमोसोम बना रही हूँ। तो क्रोमोसोम पे जीन्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं? जैसे ये है, ये मैंने बना दिया ए जीन, यहाँ पे मैंने बना दिया बी जीन, यहाँ पे मैंने बना दिया सी जीन, यहाँ पे मैंने बना दिया ई जीन्स। तो यहाँ पे मैंने 5 जीन दिखाए हैं कि ये है क्या? ये इस तरीके से देखो, अगर मेरे को यहाँ पे भी दिखाना रहे तो मैं इसको यहाँ पे भी दिखा सकती हूँ। जैसे यहाँ पे इतने से लेकर के इतना जो पोर्शन है मेरा, ये ए जीन है, यहाँ से यहाँ तक बी जीन है, यहाँ से यहाँ तक सी जीन है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है डी जीन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको जो मैं बता रही हूँ आपका, उसको मैंने ये चीज़ डिस्टिंग्विश नहीं की है अभी कि वो हेटेरोक्रोमेटिन है यूक्रोमेटिन। अगर आपको उस तरीके से बनाना है तो वैसे बना सकते हो। जैसे अगर मेरे को दिखाना रहे तो ए से बी, ए जीन जो है, मैं बोलूँ कि अगर ए जीन कुछ बना रहा है तो वो यूक्रोमेटिन का हिस्सा हो गया। अगर ए जीन कुछ नहीं बना रहा तो वो हेटेरोक्रोमेटिन का हिस्सा है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए कहाँ पे आना चाहिए? हो सकता है कि ए यहाँ पे आता हो, बी यहाँ पे आता हो, सी यहाँ पे आता हो, यहाँ पे कुछ और जीन प्रेजेंट हो, 1 2 जो कुछ भी नहीं बनाते हैं, यहाँ पे कोई और जीन जो 3, इधर डी आ गया आपका, यहाँ पे ई आ गया, ये कुछ ना कुछ बना रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे को बिल्कुल क्लियरली ये दिखाना हो तो। अच्छा, ये वाला क्रोमोसोम तो आपने देखा है, फिर एक और क्रोमोसोम आपने देखा होगा, वो भी बता देती हूँ कैसा होता है। देखो, आपने एक क्रोमोसोम तो ये देखा है, आपने ये भी एक क्रोमोसोम देखा होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये भी क्रोमोसोम है और नीचे वाला भी क्रोमोसोम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये आपका है क्रोमोसोम विद 1 क्रोमेटिड। क्रोमेटिड किसको बोलते हैं? इसकी आर्म को बोलते हैं। जो आर्म होती है ना इसकी, उसको बोलते हैं। मतलब ये आपकी एक आर्म है या एक क्रोमेटिड है। इसके अलावा क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड, ये आपका दूसरा है। ये भी क्रोमोसोम ही है, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हो इसमें 2 क्रोमेटिड है। क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड। तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों ही क्रोमोसोम है, लेकिन डिफरेंस बस क्या है कि उसमें 1 क्रोमेटिड है, उसमें 2 क्रोमेटिड है। ये आपका जो क्रोमोसोम होता है ये बिफोर रेप्लिकेशन, जब डीएनए अपनी कॉपी नहीं करके रखता ना, तब आपका इस तरीके से एक आर्म वाला या एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बन सकता है उससे। और ये आफ्टर रेप्लिकेशन जो बनता होता है ना, वो ये वाला होता है आपका 2 क्रोमेटिड के साथ जो होता है आपको। ये बिफोर एप्लीकेशन वाला क्रोमोसोम है, ये आफ्टर एप्लीकेशन वाला क्रोमोसोम है आपका विद 1 क्रोमेटिड विद 2 क्रोमेटिड। ठीक है। अच्छा, जब रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए कॉपी करता है, तो कॉपी करता है तो वो अपने ही जैसा बिल्कुल बनाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ पे ए जीन है, यहाँ पे बी जीन है, यहाँ सी जीन है, यहाँ पे डी जीन है, और इसी ने अपनी क्या कर ली है,
रेप्लिकेशन कर ली है। तो रेप्लिकेशन करने के बाद अगर यहाँ पे पहले ए था, यहाँ पे बी था, तो इसी के जैसा ही तो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा बिल्कुल। यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी बी आएगा, यहाँ पहले सी था, यहाँ पहले डी था। ये ए बी सी डी क्या बना रहे हैं हम? जीन्स बना रहे हैं। यहाँ पे भी सी आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से। तो ये रेप्लिकेशन करके ही आपका, और ये क्रोमोसोम की फॉर्म में अभी मैंने दिखा रखा है। हालांकि जैसे हमारा डीएनए जो होता है वो इस तरीके से होता है ना, तो वही आगे जाकर के जब बिल्कुल ऐसे खुद को फोल्ड कर लेता है ना ऐसे, तो इस तरीके से देखो एक आर्म बन जाता है ऐसे। ये बन गई एक आर्म, और ऐसे करके ये बन गई दूसरी आर्म। यहाँ पे ये खुद को क्या करता है? फोल्ड करता है डीएनए। ये डीएनए है, ये आपका क्रोमोसोम है। और फिर ये जब डीएनए है, जब आपको पता है कि इस तरीके से जो डीएनए होता है वो खुलता भी है, ऐसे खुला हुआ है जैसे ये डीएनए, तो ये स्ट्रैंड खुला हुआ है। तो एक आपको पता है इसके अंदर क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड इस पे इधर बनना शुरू हो जाएगा, एक स्ट्रैंड इस पे इधर बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये वही, ये क्या चीज़ होएगी फिर? ये रेप्लिकेशन है आपकी। ये रेप्लिकेशन से पहले का डीएनए। देखो रेप्लिकेशन से पहले इसमें 2 स्ट्रैंड, रेप्लिकेशन के बाद 1 2 3 4 स्ट्रैंड बनेंगे ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको कितने क्रोमेटिड देखने को मिल रहे हैं, अगर आप मतलब देखना चाहो तो। बेसिकली कितनी आर्म है? ये 1 और 2 इस तरीके से है आपकी। ठीक है, यहाँ पे कितनी है? एक ही क्रोमेटिड है। तो क्रोमोसोम विद 1 क्रोमेटिड, क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बेसिकली। तो इस एक आर्म में आपको ऐसे मिलेगा करके डीएनए, इस एक आर्म में आपको ऐसे करके मिलेगा पूरा। समझ रहे हैं? जैसे ये एक उसमें क्रोमेटिड में पैक हो गया, ये दूसरी में पैक हो गया, ऐसे ये जो पैक हुआ है यहाँ पे, एक ऐसे और एक ऐसे, और ये हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पे? डीएनए मिल रहा है। ठीक है, ये है हमारा सेंट्रोमियर। फिर दूसरा ऐसे, इस तरीके से आपके क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम विद 1 क्रोमेटिड, क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड, दोनों ही आपके क्रोमोसोम हैं। फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, इनएक्टिव भी जान लिया। क्रोमेटिन में हेटेरो और यूक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है, सेंट्रल डोग्मा क्या चीज़ है, सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को कैसे डिवाइड कर सकते हो, टीलोमेयर क्या है, सेंट्रोमियर क्या है, ये हम सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये आपके कंसेप्ट आपको आगे जा कर के यूज़ होने वाले हैं पूरे जेनेटिक्स में। जेनेटिक में आपका जो चैप्टर है सेल डिवीज़न का या सेल का, उसमें आपके यूज़ होंगे। तो ये मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को एक जगह पे ही आपको बता दिया, लेकिन ये कंसेप्ट जाने बिना ना तो आप जेनेटिक्स समझ सकते हो, ना ही आप बायोटेक समझ सकते हो। ठीक है, और सेल में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।